हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो केमिस्ट्री के क्लास 12 का हम चैप्टर 1 शुरू किए हैं। आज हमारा इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सॉल्यूशन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, विलयनों के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में हम पढ़ा चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन 12th के सिलेबस के आधार पर एक बार पुनः इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि 12th के प्लेलिस्ट में हमारे बच्चे ज़्यादा उनको परेशानी ना हो। प्लेलिस्ट में जाके 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देखें और उसको स्मरण करें और प्रैक्टिस लगातार करें। ठीक है। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां जो है ना, जिसमें है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें कई प्रकार की विधियां हैं। आज इस वीडियो में हम जो है 4 महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उसको हम कवर करेंगे, जिसमें पहला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, मास परसेंटेज। तो इसका डेफिनेशन द्रव्यमान प्रतिशत जैसा ही आएगा। इसको एकदम कॉमन तरीके से याद रखिएगा कि कोई भी विलयन है, अगर वो विलयन 100 ग्राम है ना, मतलब कोई भी विलयन है उसकी कुछ भी मात्रा है, तो आपको डेफिनेशन के रूप में रखना है कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में, है ना, उसके बनाने वाले जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा कितना है, उसी को द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है। कितने भी ग्राम का विलयन हो, लेकिन आपको जब डेफिनेशन बनाना है तो उसके 100 ग्राम में उस विलयन के बनाने वाले जो अवयव हैं उसकी मात्रा कितनी है ना, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। डेफिनेशन को एक बार आप देख लीजिए जो आपके टेक्स्ट बुक में है। क्या लिखा है कि किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे W/W% से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसे W/W% से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला जो है, द्रव्यमान मास परसेंटेज का फार्मूला ये है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बाई विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100 का कॉन्सेप्ट यही है कि विलयन का मात्रा जो भी है, लेकिन 100 ग्राम में उस विलयन में किसी भी अवयव का कितना ग्राम मात्रा अवेलेबल है उसी को मास परसेंटेज बोला जाता है। अगर थोड़ा सा मैं गणितीय संक्रियाओं से समझाऊं तो और भी ज़्यादा आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा डस्टर ले लेते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए डिलीट कर देते हैं, देखिएगा, डिलीट कर दें इसको। चलिए डिलीट कर देते हैं, बस देखते जाइए, आपका सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। बस अब वीडियो को कंटिन्यू देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने टेक्स्ट बुक में इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उनको लगाइए। न्यूमेरिकल प्रश्न लगना मतलब आपका फंडा को क्लियर करता है, बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का ही हम बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत में मान लेते हैं, माना कि किसी विलयन के 2 घटक A और B हैं, तो A1 घटक A और B हैं जिनकी विलयन में मात्रा क्रमशः WA एवं WB ग्राम है। ठीक है। यहाँ से किसी भी घटक का आप जो है मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। अगर मैं घटक ए, कंपोनेंट ए का बात करता हूँ तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत, घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। तो घटक ए का जो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा, अब घटक ए का आप निकाल रहे हैं तो घटक कंपोनेंट ए का द्रव्यमान, घटक ए का द्रव्यमान, मास ऑफ कंपोनेंट ए द्रव्यमान बाई कुल, मतलब विलयन का जो टोटल द्रव्यमान है। तो विलयन का टोटल द्रव्यमान क्या होगा, WA प्लस WB। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, घटक A और B का
द्रव्यमान, और जो फार्मूला में पढ़े थे मल्टीप्लाई 100, तो घटक ए का जो द्रव्यमान आपने लिखा है WA लिखा है, और कुल घटक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा WA प्लस WB बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये एक आपका फार्मूला हो जाएगा जब गणितीय फॉर्म में इसको लाते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि अगर ऐसा ही पूछा जाता है घटक बी का द्रव्यमान, तो घटक बी का द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पास बस चेंज करेंगे और घटक बी का क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, और वहाँ पास से क्या हो जाएगा जब आपने ए का निकाला तो ये आया, जब आप बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर मात्रा हो जाएगा WB और नीचे क्या हो जाएगा WA प्लस क्या हो जाएगा WB हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत के दोनों घटकों के लिए हम यही कह रहे हैं कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के कंपोनेंट की जो मात्रा है, घटक की मात्रा है, उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, इससे एक संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न लगाते हैं तो और भी अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा एक न्यूमेरिकल प्रश्न, इससे हम रिलेटेड लगाते हैं तो बड़ी आसानी से हम इसको समझ जाएंगे, देखते जाइएगा। तो न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए, बस अंकों की संक्रियाएं करने सीखिए, एक्टिविटी सीखिए, है ना। प्रश्न जो है हमारा किसी द्विअंगी विलयन में, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी विलयन क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किसी द्विअंगी विलयन में जल की मात्रा 90 ग्राम है, 90 ग्राम है, तो उस विलयन में सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें जो वाटर है उसका जो अमाउंट है 90 ग्राम है, तो सोडियम क्लोराइड का जो है मास परसेंटेज क्या होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब ये क्लियर है कि जल है और उसमें सोडियम क्लोराइड है, और 100 ग्राम का बात किया जाता है डेफिनेशन में, तो 100 ग्राम में 90 ग्राम जल है, तो निश्चित हुआ कि सोडियम क्लोराइड का जो वेट है वो कितना है 10 ग्राम है ना, है ना। तो देखिएगा क्या हो जाएगा मास ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा 90 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है 100 ग्राम, डेफिनेशन के आधार पर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मास क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो मास आना है, द्रव्यमान आना है, क्या आना है 100 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये कॉमन सी चीज़ है, आप ऐसा ही जान रहे हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन है, 100 ग्राम है जिसमें 90 ग्राम जल है, तो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड ही होगा। डायरेक्ट आप हल कर देंगे जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो, लेकिन जब हायर सेकेंडरी के एग्जाम में जा रहे हैं तो आंसर लिखने का जो तरीका है उसको पूरा क्या कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सोडियम क्लोराइड का जो निकाला जा रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, मास ऑफ परसेंटेज निकाला जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का मात्रा क्या हो जाएगा ऊपर लिखा जाएगा, और विलयन का जो कुल द्रव्यमान है वो नीचे लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पास इसका मल्टीप्लाई किससे होता है 100 से, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पास मास परसेंटेज जो सोडियम क्लोराइड का हो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये इजी टॉपिक है, अपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, तो उतना आपको इसमें कोई समस्या नहीं जाएगा, और अगर समस्या इसके बाद भी जाता है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखा कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से देखते जाइएगा, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या हमारा हो जाएगा वॉल्यूम
परसेंटेज। ठीक है, आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, जहां बात आप द्रव्यमान प्रतिशत में विलियन का जो यूनिट ग्राम में लिए थे, यहाँ पास आप मिलीलीटर में ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में 100 ml में उपस्थित कंपोनेंट या अवयव, उपस्थित अवयव, कई पुस्तक में जो है अवयव विले बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, तब यहाँ किसी भी अवयव को आप मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं, तो अवयव ज़्यादा सटीक वर्ड है या यहाँ उपयोगिता है इसका, है ना। अवयव की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन का जो है 100 ml है, उसमें कोई भी कंपोनेंट कितना ml अवेलेबल है उसमें उपस्थित है, उसी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। मतलब विलियन का वॉल्यूम कुछ भी हो, लेकिन जब बात डेफिनेशन में आते हैं तो उसके 100 ml में ही आप लिखेंगे, है ना। तो 100 ml में कोई भी कंपोनेंट का क्या मात्रा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं कि वो जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलियन है, अर्थात इस विलियन में घटक ए और घटक बी है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। ठीक है, तो जब घटक ए का आयतन प्रतिशत निकालेंगे, घटक ए का आयतन प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, घटक ए का आयतन प्रतिशत, है ना। थोड़ा सा और यहाँ लाइन बढ़ा देते हैं, जो छूट गया है कि घटक ए और बी हैं जिनकी विलियन में मात्रा क्या है, जिनकी विलियन में मात्रा क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, एक का हो जा रहा है VA/ml और दूसरा का क्या हो जा रहा है VB/ml, मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो घटक ए का वॉल्यूम बटे विलियन का कुल वॉल्यूम, तो विलियन का कुल वॉल्यूम मतलब कुल आयतन, मतलब कंपोनेंट ए का वॉल्यूम प्लस कंपोनेंट बी का वॉल्यूम, तो यहाँ क्या हो जाएगा VA प्लस क्या हो जाएगा VB इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार कंपोनेंट ए का हम वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन किया जाता है घटक बी का, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा कि बी के वैल्यू को ऊपर लिख दीजिए और नीचे विलियन का जो कुल वॉल्यूम है उसको लिख दीजिए और उसको क्या कर दीजिए 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वैसा ही लगाएंगे जैसे मास परसेंटेज पर हमने लगाया था। ठीक है, यहाँ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए समस्याएं आपको केमिस्ट्री में या साइंस में कहीं भी नहीं आएगी। कब, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही क्या है, इसका सही हल है। तो देखिएगा हमारा जो तीसरा आज का महत्वपूर्ण बिंदु है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, फिर हमने पढ़ा आयतन प्रतिशत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। थोड़ा सा अगर हम पीछे चलते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत में बोलते हैं कि विलियन के 100 ग्राम में कंपोनेंट कितना ग्राम उपलब्ध है, उसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जब आयतन प्रतिशत में आते हैं तो हम लिखते हैं कि किसी भी विलियन के 100 ml में कंपोनेंट कितने ml उपस्थित हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंज कीजिएगा कि किसी भी विलियन के 100 ml में कोई भी कंपोनेंट कितना ग्राम अवेलेबल है, कितना ग्राम उपस्थित है, उसी को द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। अब हमारे बच्चों के दिमाग में ये है कि सर मास वॉल्यूम परसेंटेज है क्या, वैसा ही वॉल्यूम मास परसेंटेज होता है, तो वो भी होता है लेकिन वो प्रचलित नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा उपयोग उसका नहीं किया जाता है। इस वजह से आपके पुस्तक में जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया है। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कहीं किसी किसी पुस्तक में 1-2 लाइन सिर्फ इतना ही इंडिकेट किया है कि ये भी है, पर इसका उपयोग कम होता है या इसका प्रचलन बहुत कम है। ठीक है, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज का परिभाषा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी विलियन के
100 ml में 100 ml में, ठीक है, किसी अवयव की या कंपोनेंट की, अवयव की ग्राम में मात्रा, है ना, अमाउंट इन ग्राम, मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आपने देखा कि W/W% से व्यक्त करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को आपने देखा V/V% से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान वॉल्यूम को W/V% से व्यक्त करते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, कहलाता है, अगर इसके डेफिनेशन का मैं बात करूं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो अवयव या विलेय की मात्रा, अवयव, है ना, या विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या में जाएगा, ये ग्राम में जाएगा, ठीक है। और विलयन का जो कुल आयतन होगा, विलयन का जो कुल आयतन होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ठीक है। तो यहाँ पास मैं समझता हूँ कोई भी समस्या आपके लिए नहीं है, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में, है ना। अगर मैं बात करूं दो घटकों को जिसमें किसी घटक का द्रव्यमान WA ग्राम है और विलयन का कुल आयतन क्या है, विलयन का जो कुल आयतन है वो भी ml है, तो ऐसा ही WA बाई क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन भी बाई क्या हो जाएगा, 1000। एक फार्मूला के रूप में ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद सारी चीजें इजी हो जाएंगी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको अब डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आज के वीडियो में जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मोलरता या मोलेरिटी, मोलरता या मोलेरिटी। इसको थोड़ा सा आप गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मोलरता या मोलेरिटी को, है ना, मोलरता या मोलेरिटी। ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं इसका यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसके बाद आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात है कि विलयन कितने भी लीटर का हो, लेकिन डेफिनेशन जब आप बात करेंगे तो उसके 1 लीटर में विलेय की मात्रा का आप उल्लेख करेंगे, वो भी विलेय की मात्रा का यूनिट क्या में लेंगे, आप मोल में लेंगे। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को ग्राम अणु संख्या भी बोला जाता है। तो विलेय की मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहा जाता है और इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, मोलरता कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा, या विलेय की मात्रा किसमें होगा, मोल में होगा। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। विलयन का आयतन ये क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा प्यारे बच्चों, लीटर में। यहां तक बात क्लियर हुआ है। डेफिनेशन को आप देख लीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या
या ग्राम अणुओं की संख्या को विलियन की मोलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है और इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पास इसको और गणितीय फॉर्म में लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखते हैं, ऊपर डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को जो है, फार्मूला को जो है, हम गणितीय फॉर्म में लाने जा रहे हैं। देखिएगा, संकेताक्षरों के रूप में। तो देखिएगा, अगर मैं इसको डाल देता हूं किसमें, विलियन के आयतन को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या है ना, गुणे 1000 बटे विलियन का आयतन जो हो जाएगा, अब विलियन का आयतन वो हो जाएगा आपका मिलीलीटर में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, मिलीलीटर में। अब यहां पास देखिएगा, अब इसको मैं डिलीट करते जाता हूं। आगे देखिएगा कि विलेय की मोलों की संख्या को अगर मैं NB से दर्शाता हूं, विलेय की मोलों की संख्या को मैं किससे दर्शाता हूं, मोलों की संख्या को मैं दर्शाता हूं NB से। क्या से दर्शाता हूं, NB से। और विलियन के आयतन को मैं व्यक्त करता हूं VmL, है ना, मिलीलीटर में माप रहे हैं। तो उस समय मोलरता M बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा गौर से, NB गुणे 1000 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पास, V इन मिलीलीटर। तो एक फार्मूला तो मोलरता के लिए ये मिल गया। दूसरा फार्मूला ये देखिएगा, दूसरा फार्मूला कि हम जानते हैं कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या NB बराबर जो होता है विलेय का भार WB बटे विलेय का अणु भार MB होता है। तो यहाँ पास जो मोलरता फिर बनेगा कैपिटल M बराबर NB है। अब NB का वैल्यू जो आया है WB बाई क्या आया है, MB गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, VmL हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं किसी कोई सॉल्यूशन तैयार करता हूं और उसका मोलरता मैं 1 रखना चाहता हूं, कोई मैं विलियन तैयार करता हूं और उसकी मोलरता को मैं 1 रखना चाहता हूं, तो उसका कितना ग्राम लेना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसी फार्मूला से मैं बताता हूं कि कितना होना चाहिए, है ना। ठीक है, आप गौर से देखिएगा कि मैंने एक पात्र लिया है, पात्र में विलियन का जो आयतन है, विलियन का जो आयतन है मैंने ले लिया है 1 लीटर, अर्थात 1000 ml मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसमें जो मैं सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, मैं उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना चाहता हूं। मेरा जो लक्ष्य है, मोलरता जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कितना ग्राम इसका लिया जाए कि 1 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इसी फार्मूला से मैं बात करूं इससे कि कितना ग्राम लिया जाए, या WB कितना हो, मतलब WB कितना हो कि इसका जो मोलरता हो 1 हो। तो यहाँ तो दिया है कि मोलरता कितना है, 1 होना चाहिए। WB जो दिया है, WB इसको निकालना है। MB आपको मालूम होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर वाले को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है एटॉमिक मास। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, मतलब जो MB आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट जो MB आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। 23 1 24 16, 40 आ रहा है, 40 आ जा रहा है। तो यहाँ पास मैंने क्या कर दिया, 40 कर दिया। ऊपर में 1000 है ही है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में क्या हो आपका हो जा रहा है VmL में तो 1000। तो 1000 से 1000 कट जा रहा है, 40 का 1 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो 40। तो WB जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 ग्राम होना चाहिए। सोचने की बात यह है कि अगर विलियन का कुल आयतन 1 लीटर लिया गया है और किसी विलेय का सॉल्यूशन आपको 1 ही मोल बनाना है, तो 1 लीटर में उतनी ही मात्रा लीजिए जितना उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है।
आप कोई दूसरा उदाहरण भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं इसमें, है ना। तो दूसरा उदाहरण आप लेकर बनाकर देखिएगा कि क्या कंडीशन उत्पन्न होता है। लेकिन बात है कि हमने एक मोलरता का डेफिनेशन दिया है कि एक मोल में कितना ग्राम होना चाहिए। तो वहाँ पास आप देख सकते हैं कि एक मोल के लिए आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा है वो 40 ग्राम होना चाहिए। मतलब विलयन का अगर आयतन 1 लीटर है अर्थात 1000 ml है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को उतने ही लिया जाए जितना जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट हो। अब बात यह है कि अगर सर मैं आधा लेता हूँ, उसका 40 का आधा लेता हूँ, मतलब 20 ग्राम लेता हूँ, तो क्या उस पर असर पड़ेगा? तो पड़ सकता है। देखते हैं, इधर वाले को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिएगा गौर से देखिएगा कि मैं जो है WB जो है, मेरा लक्ष्य जो है कि WB को मैं 20 ग्राम लेता हूँ, तब मोलरता पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पास मोलरता को निकाल के देखिए, WB आपने 20 लिया है और मॉलिक्यूलर वेट जो है 40 है, ये 1000 है फार्मूला में। आयतन को आपने 1000 ml ले लिया है, तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 2 एकम 2 कट गया और 2 दूनी 4 कट गया। तो मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 पंचे 10, हाफ मोल। मतलब आपने क्या किया कि अगर 20 ग्राम ही लिया तो 1 मोल नहीं हुआ, आधे मोल वाला सांद्रता वाला क्या हुआ, आपको कॉन्सेंट्रेशन वाला विलयन प्राप्त हुआ। सर क्या मैं अगर 80 ग्राम ले लूँ तो लेके देख सकते हैं कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/40 इंटू 1000 बाई, अभी भी आयतन कितना रखे हैं, 1 लीटर रखे हैं, ये हो जाएगा, ये कट गया, ये 4 दूनी 8, है ना। मतलब डिपेंड करता है सारे चीजों पर, है ना। वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, इसके वेट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन निर्धारक जो मैं देख रहा हूं कि मॉलिक्यूलर वेट है ना, कि इसके बराबर लिए तो सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हुआ, इसके आधा लिए तो जो विलयन का मोलरता है आधा हो गया, यदि आप डबल ले लिए तो उसका जो मोलरता हो गया 2 हो गया। सर ये सबको कायम रखते हैं कि मैंने जो WB है वो भी मैंने 40 ग्राम लिया है, और हम ये भी जा रहे हैं कि MB जो है इसका 40 ही होता है। अगर मैं आयतन को ही कम कर दूं, है ना, कि मैं 1/4 लीटर ले लूं, मतलब 250 ml ले लूं, तब क्या असर पड़ेगा? तब भी असर पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन हमने क्या किस पर बनाया है, 1 लीटर पर बनाया है। तो मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, WB/MB गुणे 1000 बटे क्या है आपका V इन ml है, तो क्या हो जाएगा, आपने 40 ही लिया है, मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है, ये 1000 है, और आपने इस बार आयतन जो लिया है 1/4 लीटर लिया है, मतलब 250 ml लिया है, तो ये 40 से 40 कट जाएगा, 225 चौको कितना हो जाएगा, 1000, 250 चौको कितना हो जाएगा, 1000, मतलब मोलरिटी कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हुआ। अगर बात किया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, तो अलग उसका आपका मात्रा लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को आप, अलग मात्रा लेना पड़ेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अलग लेना पड़ रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड का अलग मात्रा लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर विलयन का आयतन आपने 1 लीटर रखा है और दूसरा कोई भी पदार्थ अगर आप ले रहे हैं और उसका सोल्यूशन 1 मोल तैयार करना चाह रहे हैं, तो कंडीशन ये बनेगा कि आप 1 लीटर के लिए उतनी ही मात्रा लें जितना उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। अन्य पदार्थों के साथ आप ऐसा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए है, आप इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा। 1000 ml में ही आपको सॉल्यूशन बनाना है, और कितना ग्राम आपको लेना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कि उसकी सांद्रता क्या होगी, 1 मोल होगी। ठीक है, ये मोलरता के संबंधी कॉन्सेप्ट है। अब हम ऐसे 2 सॉल्यूशन का बात करने जा रहे हैं कि जब दोनों को एक में मिला दिया जाए तब मोलरता कैसे उसका कैलकुलेट होगा। तो देखिएगा गौर से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आगे देखिएगा, गौर से देखिएगा। हमारा लगातार यही है कि आप लगातार प्रयास करें तो आप जल्दी से सब चीज़ों को सीखेंगे, है ना। बात किया जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरता जो है M1 है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 है, और दूसरा जो पात्र है, ठीक है, दूसरा पात्र का जो मोलरता है, मोलरिटी है, M2 है, और उसका सॉल्यूशन जो है V2 है।
अगर इसको इसमें मिला दिया जाए तो मोलरता क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके जब मोलरता का हम डेफिनेशन करेंगे तो M1 इक्वल टू, जो हम दो फार्मूला पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, दो फार्मूला क्या पढ़े थे, मोलरता M बराबर WB बाई MB गुणे 1000 बाई V पढ़े थे। एक इसके जगह ये भी हम पढ़े थे, मोलरता M बराबर NB गुणे 1000 बटे हम क्या पढ़े थे, V, ये भी पढ़े थे, याद आ रहा है आपको, है ना। तो ज़्यादा न लिखना पड़े तो इसके जगह हम NB शब्दावली का प्रयोग करेंगे कि इस विलयन का मोलरिटी निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसका मोलों की संख्या NB1 है, गुणे क्या हो जाएगा 1000, और इसका वॉल्यूम जो है V1 है। ये भी क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा कि इसकी मोलरिटी जो है M2 है, इसके मोलों की संख्या NB2 है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000, और ये क्या हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से NB1 का मान निकालिए, यहाँ से NB2 का मान निकालिए। तो मैं NB1 का मान निकाल रहा हूँ, देखिएगा NB1 का अगर मैं मान निकाल रहा हूँ NB1, तो M1 और V1 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो गया M1 V1, और गुणे में क्या, बट्टे में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगर यहाँ भी मैं उसी को निकालता हूँ NB2 को, तो NB2, ठीक है, NB2 क्या हो जाएगा फिर M2 V2 बट्टे में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये मोलों की संख्या आ गया दोनों को। अब क्या है कि इसको क्या कर दिया गया कि इसमें डाल दिया गया, है ना। जब दोनों को एक में मिला दिया गया तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा। इस कंडीशन में जो मोलों की संख्या है वो देखना बच्चों क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या जो है वो हो जाएगा कुल मोलों की संख्या NB1 प्लस क्या हो जाएगा NB2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो जब NB1 प्लस NB2 हो जाएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा इसके जगह। ठीक है, डायग्राम को कुछ डिलीट कर देते हैं, आसानी होगा। आप समझ चुके हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, कि दोनों को मिला दिया गया है। तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा NB1 प्लस NB2 इक्वल टू, NB1 का वैल्यू क्या है ये आया है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा M1 V1 बाई 1000 प्लस NB2 का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आया है। NB2 का जो वैल्यू आया है वो देखिएगा क्या आया है, वो आया है M2 V2 भाई क्या आया है 1000 आया है। अब क्या हो गया NB1 प्लस NB2 इक्वल टू, दोनों का जो हर है इक्वल है तो एलसीएम भी इक्वल ही होता है। तो M2 मतलब सेम हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम 1000। अब देखिए कि जो नया सॉल्यूशन एक में डालने से बना है उसकी मोलरता को हमने क्या मान लिया है NB1 प्लस मोलों की संख्या NB1 प्लस NB2, जो मान लेते हैं कि क्या है नए सॉल्यूशन जो मिलाने के बाद बना है कि उसका जो मोलों की संख्या है NB3 हो गया। अब दोनों को एक में मिला दिए हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है, वॉल्यूम क्या हो गया है V3 हो गया है, और मोलरता क्या हो जाएगा इसका M3 हो जाएगा। मोलरता पर तो असर पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि कितना वॉल्यूम है ना। तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा कि M3 इक्वल टू हो जाएगा NB3, जो इनके योग के बराबर है। NB1 और NB2 को जोड़ने के वजह से NB3 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा NB3 बाई क्या हो जाएगा NB3 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा V3 वॉल्यूम, या आप ऐसे ले सकते हैं कि V3 जो आया है वो V1 प्लस V2 है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद आया है ना, दोनों को एक में मिलाने के बाद। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप NB3 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिएगा NB3 का जो वैल्यू आएगा वो गौर से देखिएगा कि M3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M3 और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा NB3 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका V1 प्लस V2 आ जाएगा यहाँ तक, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, इधर को मैं डिलीट करता हूँ तब डिजिट को और अच्छे से लिखने में सहायता मिलेगा। तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आप यहाँ पर देखिए कि NB1 प्लस क्या है NB2 है, और इसका वैल्यू कितना है NB3 है। तो NB1 प्लस NB2 का वैल्यू क्या है NB3 है, और NB3 का मान वहाँ क्या आया है NB3 का मान जो आया है वो आया है M3
और क्या आया है V1 प्लस V2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, बाई क्या है 1000 लिखा जाएगा ना, ये NB3 का जो वैल्यू आया है। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर में हो जाएगा ये वाला को लिख देंगे M1 V1 बाई 1000 प्लस M2 V2 है, ये वाला वैल्यू देख रहे हैं। तो यहाँ से 1000 से 1000 कट गया, तो आपका जो नया चीज आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। ये हो जाएगा नए बने विलयन का मोलरता ज्ञात करने का। चूंकि V1 प्लस V2 का वैल्यू अब V3 लिखे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3 V3। तो ये एक फार्मूला यहाँ आ जा रहा है, एक फार्मूला यहाँ आ जा रहा है। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हो वैसा आप लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, प्रॉब्लम हो, तो जरूर वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मोलरता से संबंधित एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं जो हमारे लिए हमेशा जरूरी रहा है। तो देख लीजिएगा, मोलरिटी से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 60 ग्राम है ना यूरिया के 60 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता क्या होगी। 60 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता क्या होगी, है ना, क्या होगी, है ना। मोलरिटी क्या होगा जब किसी भी यूरिया का 60 ग्राम 1 लीटर में घुला है। पर लीटर का मतलब भी है कि 1 लीटर में वो 60 ग्राम घुला है, तो उसका मोलरिटी क्या है। कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड से संबंधित, अगर वो आपको अच्छे से मालूम है तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ यूरिया का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं तो आपको अपने आप ये बन जाएगा। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जो निकालने का तरीका है, नाइट्रोजन का 40, कार्बन का हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। यूरिया उतने ही लिया गया है जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है, और वो भी कितने लीटर में लिया गया है, 1 लीटर में लिया गया है। तो 1 लीटर में किसी भी विलेय की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, तो उसका जो मोलरिटी होता है 1 होता है। अगर मैं डेफिनेशन का भी बात है, फार्मूला में भी बात करूं तो WB/MB गुणे 1000/V/ml। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मोलरिटी M इक्वल टू यूरिया का जो मात्रा दिया गया है वो 60 ग्राम दिया है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया है वो भी 60 ग्राम आया है। 60 ही है ना, एक बार जोड़ के देख लो भाई। 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, और 16 और 14 कितना हो गया 30, तो 30 और 30 कितना हो गया 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि गलत है। 14 और 2 12, 12 12 14 और 2 16, 16 12 28 और 2 30 और 16 14 30 60 ही होता है। तो 60 से 60 कट जाएगा और 1000/1000 है, ये कट जाएगा। तो ऑलरेडी इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एकदम इजी सा है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे सांद्रता व्यक्त करने की विधि में, जिसमें होगा ppm सांद्रता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, इस पर हमारा वीडियो होगा। ठीक है, और एक मोललिटी पर होगा, मोललता पर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना अभिमत जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।